अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो मौज़ूआत जिन पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त है कराची का मामला कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बदअमनी केस में अपना हुक्म जारी कर दिया और उसमें कहा है कि कराची में बहुत सारे मसाइल की बुनियादी वजह यानी अमन ओमान के मसाइल की बुनियादी वजह जो है वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड का दुरुस्त ना होना है। और इसके बाद हम बात करेंगे लाल मस्जिद पर, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल कमीशन कायम कर दिया और शहजाद शेख साहब जो वफाकी शरई अदालत के जज हैं उनकी सरबराही में ये कमीशन काम करेगा और इसका मैंडेट क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं, ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, इस वक्त गिनती जारी है वोटों की और थोड़ी देर में वो रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स तो हमारे प्रोग्राम के बाद में ही आएंगे, लेकिन पोलिंग के दौरान आज जो कुछ हुआ उस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ फिर बलूचिस्तान में हमारे जो वज़ीर आला अशरफ रईसानी हैं वो कहते हैं कि अगर किसी को बलूचिस्तान के मामला ठीक करने हैं तो वो मेरी सीट पर आके बैठ जाए। और जाफर खान मंदुखेल कहते हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि हम तो अपने बच्चों को भी सूबे में नहीं रख सकते। शाम साहब, कराची में बदअमनी केस पे जो अबूरी हुक्म आ गया है अदालत का। हाँ, अबूरी हुक्म तो आ गया है अदालत का जी। और अदालत ने ये कहा है, देखिए जब से ये दुनिया कायम हुई है बुनियादी झगड़े जो हैं वो तीन ही रहे हैं, ज़र, जन और ज़मीन। ठीक है, जितने कत्ल हुए हैं इन्हीं की वजह से हुए हैं। कहीं ज़र का झगड़ा, कहीं जन का झगड़ा, कहीं ज़मीन का झगड़ा। आजकल जन का झगड़ा तो इतना ज़्यादा नहीं है मेरा ख्याल। नहीं, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, जन का झगड़ा भी बहुत मौजूद है। कत्लो गारत कितना होता है, कैसे कैसे रकीब मारते हैं एक दूसरे को और किस तरह जनाब गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। ये तो मगर और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कराची में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ज़मीनें हैं जिन पे कब्जा किया जा रहा है। मुख्तलिफ ग्रोह हैं, कब्जा ग्रुप हैं, वो ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी करते हैं और हींग लगे न फटकड़ी रंग चौंका जाता है। आप घर बैठे बैठे करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं। लेकिन जो लैंड माफिया है इसका कोई नाम रख दीजिए, लिसानी नाम रख दीजिए, मजहबी नाम रख दीजिए या सियासी नाम रख दीजिए, मुख्तलिफ जमातों के अंदर ये लोग मौजूद हैं और ये जिद्दोजहद और कशमकश जारी है उनकी। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली ये फिर मुख्तलिफ जमातों की कशमकश बन जाती है। नहीं, ये बन जाती है, लेकिन बुनियादी वजह उसकी जो है गवर्नेंस का ना होना है, हुकूमत का असर्टिव ना होना है, या हुकूमत के अंदर बदउनवान अनासर का घुस जाना है, या बदउनवान अनासर की हुकूमत का कायम हो जाना है। शाम साहब, ये तो है रेवेन्यू का मसला जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी तो अबूरी हुक्म है, बहुत कुछ और भी होगा। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट उंगली रख रही है वहां शोर मच रहा है, क्योंकि वही छेद निकलता है और हर शख्स चाहता है कि वो इस्लाह का अमल दूसरे से शुरू करे। अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं मौलाना इस्माइल की मिसाल के तौर पे कल शहादत हुई, मिसाल के तौर पर नहीं, वाक़तन जी वाकई मौलाना इस्माइल की शहादत का तो हम लैंड से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ सकते ना। देखिए, मौलाना इस्माइल जो हैं उनकी शहादत का लैंड से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जो ग्रोह पैदा हो चुके हैं, जो नाजायज़ कब्जे करके ताकतवर हो चुके हैं, जिनके पास पैसा वाफर मिकदार में मौजूद है, जिनकी ख्वाहिशात बेलगाम हैं और जो कराची को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, वो लोग तो मौजूद हैं। मौलाना इस्माइल आपको मालूम है कौन थे? नहीं, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मौलाना इस्माइल जो हैं एक बड़े संजीदा आलिम दीन थे, कंधार से पाकिस्तान आए। अच्छा, लड़कपन में। अच्छा, और मेरा ख्याल है दारुल उलूम हक्कानिया से इन्होंने तालीम हासिल की, अकोड़ा खटक। उसके बाद मुल्तान का एक मदरसा है, मदरसा सराजिया, ये क्या नाम है उसका, ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं हमारे, आजकल पीटीआई में शामिल हैं और एक ज़माने में वीना मलिक से उनके बड़े मबासे हो रहे थे और मनाजरे हो रहे थे और बड़ी शोहरत हासिल की थी उन्होंने उससे। बिल्कुल। अब आजकल वो सियासी लीडर बन चुके हैं। अच्छा, बहरहाल उनके जो ख़ानदानी मदरसा जो है उनका है मुल्तान में, उसमें आके भी इन्होंने तालीम हासिल की। अच्छा, और उनके वालिद से उन्होंने ये मीरास का जो फ़न है वो सीखा। हमारी जो कदीम दर्सगाहें हैं और उलमा के जो हलके हैं, उनमें ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना,
वरासत का मसला ये बड़ा पेचीदा होता है, मुख्तलिफ वारसों में कैसे वरासत तकसीम होनी है। अच्छा। तो इसको एक खसूसी फन की हैसियत हासिल है, इसे फन मीरास कहते हैं। अच्छा। तो फिर मौलाना इस्माइल ने वो फन मीरास जो है उसमें तकमील की उसकी, और उसके और वो बड़े मुफ्ती समझे जाए। फिर वो चले गए कराची। अच्छा। कराची में किसी दारुल उलूम में यार मुदर्रस मुकर्रर हुए होंगे, वहां से फिर उनका अपना हल्का कायम हुआ और उन्होंने अपना मदरसा कायम किया जो गुलशन इकबाल में है। कराची में बड़ा मदरसा है, एहसनुल उलूम। सैकड़ों अफराद उसमें पढ़ते हैं और बड़े यानी संजीदगी से वो पढ़ाते हैं। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मौलाना इस्माइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं वो यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम कराची में मौलाना इस्माइल के कत्ल के हवाले से बात करें तो शाम साहब बता रहे थे कि मौलाना इस्माइल साहब का प्रोफाइल क्या है और वो किस फ़न में महारत रखते हैं। शाम साहब, मौलाना इस्माइल के कातिल कौन हो सकते हैं आखिर? देखिए, मौलाना इस्माइल का ताल्लुक देवबंदी मकतब फ़िक्र से था, ठीक है, लेकिन वो फ़िरका वाराना एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं थे। ना तो कोई वो ताल्लुक उनका अहले सुन्नत वल जमात के उस मकतब फ़िक्र से था जो सिपाही साहबा का करीब समझा जाता है, कोई पुरजोश हामी नहीं थे उसके। ना वो तालिबान के पुरजोश हामी थे, ना पुरजोश मुखालिफ थे। जिस तरह पेशावर में एक मौलाना हसन जान थे, बिल्कुल, जिन्होंने वली अब्दुल वली खान साहब को शिकस्त दी थी इंतखाबात में, और तालिबान के वो मुखालिफ थे क्योंकि खुद को हमले और आम मासूम शहरियों को मारने के खिलाफ, और उनको एक धमाके में उड़ा दिया गया था। बिल्कुल। और तालिबान ने ये काम किया था, शायद उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली थी। ये जो मौलाना इस्माइल हैं, इनका ना तो कि देखिए फ़िरका वाराना ताल्लुक भी नहीं था ऐसा कि इनको कत्ल करने की नौबत आती, ठीक है, ना ही कोई और वजह नज़र आ रही है, यानी तालिबान के मुखालिफ हों वो इनको कत्ल कर दें या तालिबान के हामी हों वो इन पर हमला आवर हो जाए। तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की है, कि इनके पीछे लिसानी तासुब कार फरमा है। इंटरेस्टिंग, यानी उसने लबादा कोई ओढ़ लिया हो, हाँ, किसी मजहबी ग्रोह का लबादा ओढ़ लिया हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़े एक इनका मदरसा बड़ा था और असर और रसूख बड़ा है। देखिए, कराची में जो पश्तून उलमा हैं उनका बड़ा हल्का असर है, बिल्कुल, और उनके बड़े बड़े मदरसे हैं। देखिए, उसके बाद दूसरे हज़रात, उर्दू स्पीकिंग हज़रात के मदरसे भी हैं। दारुल उलूम जो है, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मरहूम उनके साहबजादे उसमें हैं, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब, वो अपनी जगह एक बड़ी अहमियत रखता है मामला उनका मदरसा। लेकिन दूसरे मदरसे जो हैं पश्तूनों के, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो तसव्वुर किया जा सकता है कि इसके पीछे कोई इस तरह का तासुब कार फरमा था। बार जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके लिए सवाए ये कि उनके लिए ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला का गज़ब उन पर नाजिल हो और वो पकड़े जाएं, और या हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि उनका सुराग लगाए, और कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह मौलाना इस्माइल खान साहब की मग़फ़िरत करे और उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता करे। और हुकूमत को, देखिए हुकूमत नाम का जो जानवर है पूरी दुनिया में, वो इस तरह की हरकतें उसकी नहीं होती जो यहाँ है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अगर अल्ताफ़ हुसैन खुद कराची तशरीफ़ ले आए तो ये मामला सीधे हो सकते हैं, कराची में जो एक तनाव की कैफियत है वो ख़त्म हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पता नहीं क्या मतलब है इससे, यानी वो चाहते ये हैं कि अल्ताफ़ हुसैन आ जाएं तो फिर वो भी दबाव में होंगे, इस वजह से उनके हामी जो हैं वो थोड़े मुस्तैद हो जाएंगे या मोहतात हो जाएंगे, या ये चाहते हैं कि वो आ जाएं तो उनको उनकी तरफ नजरों से देखा जा सकेगा घूर घूर के। तो कई मतलब हो सकते हैं, मैं निकालना नहीं चाहता वो सारे मतलब। अच्छा, तो बेहतर यही है कि मौलाना अपना मतलब निकाल ले। हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे, हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। अल्ताफ हुसैन साहब भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेले।
हाँ। मौलाना के झांसे में नहीं आने के वो। अच्छा, गोया पाकिस्तान नहीं आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इन हालात में पाकिस्तान आएंगे। अगर आना होता तो जाते क्यों। शामी साहब, लाल मस्जिद के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिया गया है और वफाकी शरई अदालत के एक जज साहब हैं, उन्हें इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। ये हमने एक दफ़ा फिर पीछे जाके 5 साल पहले की चीज़ें खोलना शुरू कर दी हैं। नहीं, चीज़ें खोलना क्या शुरू करी हैं। देखिए, इसमें तो कोई सियासी जमात किसी का कोई मसला नहीं है ना, ये तो एक सीधी सादी कार्रवाई है जो एक लाल मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके खिलाफ हुई जी। अब उसके बाद पूरे पाकिस्तान पर क़यामत टूटी। जो हमारे जंगजू अनासर हैं उन्होंने यहाँ खूब खुद कुछ धमाके किए और लाल मस्जिद का इंतकाम लिया पाकिस्तान के करिए करिए से, और वो मासूम लोग जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था उनको निशाना बनाया। और फिर पिंडी में तो इसका ये नतीजा हुआ कि शेख रशीद साहब जो थे वो चार शाने चित गिर पड़े, क्योंकि वो वजीर थे। बिल्कुल। और उनके ऊपर जनाब ये इल्ज़ाम लगा कि लाल मस्जिद का सानिया हुआ और आप खामोश रहे और वजारत फरमाते रहे जी। वो दुहाई देते रहे कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी वजारत नहीं थी, लेकिन लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया। उन पर बहुत बड़ा गुस्सा इसका भी था। तो गोया PMLQ पे फिर दबाव आएगा ना? अब फिर हमारे इजाजुल हक वजीर मजहबी अमूर थे, वो भी कोशिश करते रहे बीच बचाव की, लेकिन जब नाकाम हुए तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उनको। इस्तीफा देने में चूक हो गई। और हमारे चौधरी शुजात हुसैन साहब वो कोशिश करते रहे कि हंगामा ना हो, हमला ना हो, कार्रवाई ना हो। एन आखिरी लम्हात पे उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी आंखों में आंसू आए और बस वो कैमरे में महफूज हो गए। लेकिन उसके बाद भी वो हुकूमत का हिस्सा रहे। नहीं, हुकूमत का हिस्सा तो ये लोग रहे, उसकी वजह से फिर इनको भुगतना पड़ा ना। ये लोगों के गैज़ो गज़ब का निशाना बन गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तो बड़ा मुदावा किया। वो लाल मस्जिद के जो मुतल्लकीन थे, मजलूमीन थे, उनका बड़ा सहारा बने, उनको बड़ी सपोर्ट करते रहे, उनके साथ ताउन किया। मौलाना अब्दुल अजीज भी उनके मद्दा है, इजाजुल हक साहब ने भी कोशिश की और उनका साथ दिया। लाल मस्जिद के आंसू पूछे, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। लेकिन शाम साहब, जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ था तो मीडिया बड़ा एक्टिव था, DSNGs लगी हुई थी, वहां पर अंदर से बाज लोग जाकर रिपोर्टिंग करने का दावा कर रहे थे, बाज लोग बाहर खड़े हुए थे। आखिर इसमें ऐसी अनआंसर्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जिसके लिए बहुत कमीशन से बनाना पड़े? अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो यह है कि क्या लाल मस्जिद का जो वाकया है उस पे यानी फौजी कार्रवाई के अलावा कोई और तरीका नहीं बच गया था? क्या पुलिस उन पर काबू नहीं पा सकती थी? नंबर एक, असबाब का तयन। असबाब का तयन उन्होंने एक स्टेट विद इन स्टेट तो कायम की थी। एक बगावत का जज्बा तो वहां मौजूद था, लेकिन क्या उस बागियों को शिकस्त देने के लिए या सजा देने के लिए या काबू करने के लिए वही कुछ करना चाहिए था जो हुआ, या उससे कोई बेहतर तरीका भी हो सकता था? मीन्स ठीक है ना। और कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों पर काबू पाया जा सकता था। बहुत से लोग कहते हैं, उनका कहना यह कि इस तरह के ऑपरेशन पुलिस से कराने चाहिए, पुलिस आसानी से कर सकती है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि लाल मस्जिद जो है उसमें कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग वहां से बाहर निकले, अब इस बारे में मुख्तलिफ इदाद शुमार है। कोई हजारों में तादाद बताता है, कोई सैकड़ों में बताता है, कोई उंगलियों पे गिनता है। परवेज मुशर्रफ साहब और उनके हवारियों का कहना यह है कि चंद अफराद मारे गए और बाकी सब तो निकल गए थे। शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले शामी साहब बता रहे थे कि कमीशन का क़याम इसलिए भी ज़रूरी था कि असबाब का तयन किया जा सके, ज़राए का तयन किया जा सके और नुकसानात का तयन किया जा सके। देखिए, बात यह है, अव्वलन तो ये कमीशन हुकूमत ही को कायम कर देना चाहिए था। ठीक है। जिस हुकूमत के दौरान ये ऑपरेशन हुआ, शौकत अजीज साहब की और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत, उसको भी मालूम था कितनी अफवाहें चल रही हैं, कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है, कितने मुतजाद इदाद शुमार दिए जा रहे हैं। तो अगर कमीशन कायम कर दिया जाता तो कम अज कम मुसद्दका रिपोर्ट सामने आ जाती। जी ठीक। ऐसा नहीं किया गया।
लेकिन शाम साहब, इस कमीशन के हवाले से एक सवाल जो ज़हन में पहले उठता है। जी तवज्जो तो फरमा लें। जी जी जी, फिर ये मौजूदा हुकूमत आई है, ठीक है, अब 4.5 साल इसको हो गए, ये काम उसको कर देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। उसने भी नहीं किया। अब ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और क्या नाम है उनका, हमारे क्या साहब हैं जो चीफ जस्टिस, हमारे जो चीफ जस्टिस जो कमीशन के सरबराह सीनियर जज, जी सीनियर जज हैं फेडरल शरीयत कोर्ट जी, के, शहजाद अश-शेख शहजाद अश-शेख साहब। जी, अब वो उनके सपोर्ट कर दिया गया ये काम। बिल्कुल देखिए बात यह है कि वहाँ कब्रिस्तान जो है उसमें इस वक्त 72 कब्रें मौजूद हैं शायद, ठीक है, और उसमें से भी कई तो 35 जो हैं वो तो कहते हैं कि यहाँ के मैयतें ले जाई जा चुकी हैं यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। वरसा क्योंकि अमानत के तौर पर दफनाई गई थी। कई जहाँ बहक होने वालों के वरसा उनको ले गए, कई वहाँ मौजूद हैं, कई की शनाख्त ही नहीं हो सकी वो कौन है, और कई ऐसे होंगे जिनका कोई क्लेम कर रहा होगा जो मुंजबित तौर पर कभी सामने नहीं आया, ठीक है। तो इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में ये कब्रें मौजूद हैं और दावे अब भी बहुत हैं। तो ये अगर कमीशन कायम हो जाए और ये पता चल जाए कि कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए, कितने मौजूद थे, कितने निकल गए, कोई गैर मुल्की कितने थे, असलहा कितना था, किस नौइयत का था। उस वक्त हमें यह बताया गया था कि मस्जिद के अंदर से फौज पर अटैक हुआ है, कमांडोज पर, बिल्कुल, और उसके नतीजे में कार्रवाई करनी पड़ी है। बात यह है कि कोई भी हुकूमत खा कमज़ोर हो खा ताकतवर हो, और कोई भी रियासत अपने अंदर किसी रियासत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, खा वो किसी भी नाम पे किया जाए। तो जो कुछ वहां हो रहा था उसकी तो कोई तारीफ नहीं कर रहा था। हमारे अब्दुल रशीद गाजी साहब जिस तरह से मुतशद्दद हो चुके थे, और मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो थे वो तो अब निकल आए थे वहां से जी। तो अब ये सारी तफसीलात हैं, अगर इकट्ठी हो जाएं तो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हुआ था वहां। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मजाक नहीं है अगर ये कमीशन बना है तो। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी उठता है यहाँ से कि एक तो ये कमीशन बन रहा है 5 साल बाद, एक दूसरी बात है कि क्या अगेन हम इसको अगर इस तनाजुर में देखें कि अदलिया की तरफ से बनाया जा रहा है एंड फोर्स इन क्वेश्चन जो होगी वो होगी पाकिस्तान आर्मी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन था ये। देखिए, आर्मी ने ऑपरेशन किया है हुकूमत के बुलाने पर, हुकूमत के कहने पर, और जब हुकूमत के कहने पर आर्मी को बुलाया जाता है तो आर्मी से जवाब तलब नहीं किया जा सकता, और जो जवाब तलब करेगा फिर जब उससे जवाब तलब किया जाएगा तो फिर हमें ना कहिएगा कि जनाब ऐसा हो गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये मैं मानता हूं कि ये काम इंतजामिया के करने का है, अदालत के करने का नहीं है। और इस वक्त तो हमारे मुल्क में अब ये बहस चिड़ी हुई है, कौन से काम अदालत के करने के हैं और कौन से काम इंतजामिया के करने के हैं। और बड़े बड़े सीनियर वकील कह रहे हैं कि अदालत अपने दायरा इख्तियार से बहुत आगे निकल रही है। देखिए, उन सीनियर वकीलों की बात गलत भी हो सकती है, लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि अदालत इंतजामिया का काम नहीं कर सकती, इससे खराबी पैदा होगी। अदालत को अदालत बनकर रहना चाहिए, लेकिन अगर इंतजामिया अपना काम ना करे और एक खला पैदा हो जाए तो फिर उस खला को फिर आप देखिए किस तरीके से पुर किया जाता है, वो आपके सामने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे जो फ्यूचर की डेवलपमेंट होगी, क्या वो अगेन फिर वो तजाद की कैफियत और महाजराई की कैफियत नहीं नजर आएगी? हाँ, हो सकता है। देखिए, इसके अंदर इसके नुकसानात भी हैं, और आप तो बड़ी दिलचस्प बात है, अब हमें वाकयात भूल जाते हैं। कितने कितने बड़े उलमा आए थे लाल मस्जिद के मुंतजमीन को बनाने के लिए। हाँ। सऊदी अरब से भी उलमा आए थे, शायद मस्जिद नबवी के इमाम आए थे, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद हमारे जनाब मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब वो गए, दूसरे उलमा गए, कामयाबी नहीं हुई। हत्ता के जो हमारे काजी हुसैन अहमद साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये तो जनाब मायूस होकर चले गए लंदन, और नवाज शरीफ साहब की तलब करदा APC के अंदर शरीक थे।
या उसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या कहेंगे, उसके अंदर शरीक थे, यहां ऑपरेशन शुरू था। और ऑपरेशन जो है गोया ये कोई आसान बात नहीं है कि आप इसको किसी एक फरीक को जिम्मेदार करार दे दे। बहरहाल जो कुछ हुआ जी। उस पर तो हमें बहुत अफसोस है, एक मुसलमान के तौर पर भी और एक पाकिस्तानी के तौर पर भी। लेकिन यह है कि रियासत के अपने मसाइल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह भी तो गौर करना चाहिए ना कि उसने अपना काम तो देखे ना भाई। इंसाफ लोगों को फराहम हो गया है। छोटी अदालतों में क्या हो रहा है, अगर हर शख्स अपना अपना काम करे तो अदालतों में इंसाफ ना मिलने लग पड़े और वकील जो हैं वो अदालतों को इस तरह यरकमाल बनाए हुए हो। आप यकीन कीजिए कहीं चले जाए, सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जज कांपते हैं वकीलों से, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहां कोई इंसाफ नहीं है और इस्लामाबाद में कोई सजा नहीं जाती इसकी। शाम साहब, एक अगला मौजू जिस पे हम बात करेंगे वो है ज़िमनी इलेक्शन। इस वक्त हो रहे हैं, पोलिंग तो हो चुकी, गिनती जा रही है। देखिए 9 नशिस्तें थी, अब ये 4 महीने रह गए हैं इन असेंबलियों के, यही तकरीबन यही रह गया ना, 4 महीने की मुद्दत है। इसमें तो जो बेचारे जिन्होंने हिस्सा लिया वो मारे बांधे से लिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खाली नहीं छोड़ते, या उसमें खुद खड़े होंगे या किसी भाई बंद को खड़ा करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि और जीत के वहां बैठ जाए। इस मजबूरी से उन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं, ना लोगों को कोई दिलचस्पी है ना हिस्सा लेने वालों को दिलचस्पी। अब देखिए वोटिंग की शरह बहुत कम रही है, बिल्कुल, और सूरत तो वही है कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी आगे है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे है। एक नशिस्त पे जरा जोरदार मुकाबला हो रहा है, हाँ। वो है चीचा वतनी की। वहां जो तहरीके इंसाफ का खुफिया उम्मीदवार है उससे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कशमकश जारी है। दोनों में से जो भी हारेगा या जीतेगा जरा कम मार्जिन से जीतेगा। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी कैसी रही आपके ख्याल? अब देखिए तो सारे हकायक आएंगे तो पता चलेगा। मैंने तो सुना है कि कई जगह अरकान जो है वो असला लहराते रहे, दंदनाते रहे और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इसी हलके में जिसका आपने जिक्र किया अभी, जहां यानी चीचा वतनी का, वहां पे मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं चौधरी जाहिद इकबाल, उनकी फुटेज भी चल चुकी है टीवी पे कि उनके साथ लोग बंदूकें लेके चल रहे थे। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कुछ सबूत देना चाहिए अपने वजूद का। भाई हमारे जो हजरत जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम हैं और उनके सामने 4 जो उनके रफका हैं, उनको इसलिए मुंतखब किया मुतफक्का तौर पर कि वो जनाब मुंह में घुंघरियां डालकर बैठ जाए। मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर, अगर देखिए ये ज़िमनी इंतखाब एक बड़ा चैलेंज है जी, अगर इसके अंदर कानून को तोड़ने वाले जो हैं उनके हाथ न तोड़े गए तो फिर आप आम इंतखाबात में तो फिर भली पूछे आप मुझसे। और अगर कोई पर्चियां दिखा दिखा के वोट डाल रहा हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीर वाले भी शेर वाले भी दोनों। तो बस अब तीर शेर को तो लगा नहीं है जी। पता नहीं कहाँ चला गया। गुजरा वाला में वाकया वो कहते हैं क्या कहा उसने, कैसे तीर अंदाज हो, क्या सीधा तो कर लो तीर को। वो तो तीर तो बेचारा जो है जी, अब शेर पे वो असर नहीं करता। शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे और फिर हमने बलूचिस्तान पे भी गुफ्तगू करनी है, वो भी करेंगे। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 04236296814 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक भी है, ईमेल्स भी हैं और SMS भी, लेकिन सब कुछ एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आपके सवालात की तरफ जाने से पहले शाम साहब, बलूचिस्तान के वज़ीर आला कहते हैं कि अगर किसी को बलूचिस्तान के मामला ठीक करना है तो वो फिर मेरी जगह आके देखें। वो इसलिए कि वो सूबाई असम्बली से तो वो अक्सरियत का वोट ले चुके हैं जी। 25-25 करोड़ बांटने के बाद अरकान असम्बली में अब अदम एतमाद की तारीख तो पास हो नहीं सकती। तो अब तो बड़े जनाब डट के बैठे हुए हैं कि कोई निकाल के दिखाए और कोई काम करके दिखाए आए। और जाफर खान मंदुखल कहते हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि हम अपने बच्चे नहीं रख सकते सूबे। चलिए जाफर खान मंदुखेल साहब से कहें कि और भी बाकी सारे सूबे के लोगों को बाहर ले जाएं, उनके बच्चे भी बाहर भिजवा दें। भाई देखिए वो जो गरीब लोग हैं, गरीब पाकिस्तानी हैं जिनको यहीं रहना है, तो अब आप देखिए वो 48 दिन हो गए डॉक्टरों की हड़ताल को जी, और अस्पताल वीरान पड़े हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही हड़ताल, और हुकूमत इनफेक्टिव बैठी है और कोई मुज़ाकरात डॉक्टरों से नहीं हो रहे।
ना डॉक्टर तैयार है इस पर, ना हुकूमत तैयार है। रेसाना साहब ने कुछ बड़के वगैरह तो लगाई थी। तो आप देखिए लोग जो हैं मरते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। इसी तरीके तावान हो रहे हैं, हर जहाँ लोगों से मर रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है। मंदू खेल साहब की फैमिली तो बाहर चली गई, तो हर बेचारे बलोच की और पश्तून की फैमिली तो बाहर नहीं जा सकती। तो ये तमाशा खत्म करना चाहिए। रईसानी साहब, आप कोई जनाब अगर काम नहीं कर सकते तो फिर आप एक कबीले के सरदार हैं, सरदारी निभाए ना, फिर छोड़ दें मनसब। शाम साहब, सवालात और बहुत सारे इनलाइन हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कॉलर को, तनवीर साहब हैं फैसलाबाद पहले से। तो मैं अर्ज करूं जी, ये एस नजमुस सकलैन एडवोकेट है जी, इनका मुझे मैसेज आया है कि मौलाना इस्माइल बहुत अच्छे आदमी होंगे, मगर ये कराची में क्या कर रहे थे? अफगानिस्तान में इनकी मैयत ले जाने का फैसला किया है इनके बच्चों ने। ठीक है, तो गए वहां के रहने वाले थे। बिल्कुल। तो ये बात तो बड़ी संजीदा मौजू है, इस पर गुफ्तगू फिर कभी करेंगे। लेकिन जहां तक मैयत ले जाने का ताल्लुक है, तो आपको मालूम है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की मैयत जो है वो भी जलालाबाद में दफन गई थी, वहां ले जाई गई थी। तो इसका मतलब यह है कि खान अब्दुल वली खान और उनके पसमानदगान जो है उनके साथ हम क्या मामला करें। और दूसरी तरफ मैं और भी याद दिलाऊं, हमारे जो जनरल मूसा खान थे, पाक फौज के सालार जी, जब वो फौत हुए तो उनकी वसीयत के मुताबिक मैयत मशहद ले जाई गई थी ईरान में, तो वहां दफन हुए थे। तो अब ये मामला तो चल रहे हैं। वैसे वो कहते हैं मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। तो कंधार से भी लोग आ गए, हाँ, जिस तरीके से दूसरे मुकामात से आए। कोई सहारनपुर से आ गया, कोई देवबंद से आ गया, कोई गजनी से आ गया, कोई लाहौर से चला गया, कोई कराची से चला गया। तो अब ये है, इसका अब क्या इलाज है? तो मौलाना तो यहां मौजूद थे, पाकिस्तानी भी होंगे यकीनन, पासपोर्ट लिया होगा, शनाख्ती कार्ड भी होगा, मदरसा भी बनाया हुआ था, काम भी कर रहे थे। अब रुखसत हुए हैं इस दुनिया से, तो मैयत चाहे वहां दफन हो जाए चाहे जहां दफन हो जाए, लेकिन इसमें कुछ सोचने के पहलू हैं जिस पर फिर गौर करेंगे। तनवीर साहब फैसलाबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब इलेक्शन होया है, हाँ जी, ये ਜਿਹੜਾ ਤਹਾਤ ਨੇ ਕਾਬ ਲੀਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਾਤਲ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਾਤ ਸੀਗਾ ਵਾਮਨੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੇਲਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। चलो मुबारक होवे थानू जनाब, जज्बात काबू रखो। जिमनी इंतखाब उन्होंने मुस्तरद कर दिता है, तो तुसी जरूर छाला मारो। जी, मोहम्मद हनीफ साहब नहीं नहीं, एक बात और जी, ये सद्दीकी साहब का मुझे इस्लामाबाद से आया है SMS। ठीक है, वो कहते हैं कि पोलन एलर्जी जो है बहुत बढ़ गई है वह अफगानिस्तान, सॉरी इस्लामाबाद में। जब ये खजा का मौसम आता है ना, तो पोलन की मिकदार हवा में बड़ी बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि एकेशिया के पौधे लगाए हुए हैं ये हमारी CDA ने जगह जगह, उससे ये पोलन की मिकदार बढ़ जाती है और लोग जो सांस के मरीज हैं एलर्जी का शिकार होते हैं। और इस वक्त तो इस्लामाबाद में लातादाद लोग हैं जो अपने सीने के ओर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो खुदा के लिए ये जो हमारी CDA है, इन पौधों को ही उखाड़े, कोई अकल के नाखुन ले, इसमें हर्ज क्या है? और फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, कहेगा दरख्त उखाड़ रहे हैं हमारे। ये पौधे जो हैं, अदालत आपका ख्याल में ये पौधे उखाड़ने पे भी ये काम करेगी? पहले एक फैसला आपको अगर बुलाया गया फिर पता चले आपको। मोहम्मद हनीफ साहब, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। मोहम्मद हनीफ आप भी, साहब, आपके अंदर भी कुछ मलक रियाज वाले जरासीम पाए जा रहे हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शकीर्द बोल रहा हूँ जनाब, सियालकोट से, आसम न्यूज का एडिटर। माशाल्लाह, फरमाइए जनाब। सर मैंने चौथी सालगिरह जो ना दुनिया न्यूज की मनाई है इधर, बहुत जी, बहुत मुबारक हो शुक्रिया आपको। केक हमें भी भिजवा दें। जी, अच्छा जनाब, एक हमारी जवेरिया सदफ है, इसरार हयात की एडिटर, उन्होंने भी जनाब मुबारकबाद भेज दी है दुनिया न्यूज के लिए। शामी साहब, एक और खातून है किरण जुहेब साहिबा, ये कहती हैं शामी साहब कि हमारे ऊपर एक कल्चरल ऑनस्लॉट है, जिसकी वजह यह है कि हमारा ड्रामा और फिल्म जवाल का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट और मीडिया इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? ये इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। फिल्म और ड्रामे जो हैं वो जवाल का शिकार हो चुके हैं। उनको पाकिस्तानी मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ की इक़्तिदार से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो टीवी के ऊपर जो कुछ दिखाया जा रहा है, अल हफीज अल अमान, यानी रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं और नाजायज़ ताल्लुकात की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और उसके साथ जो हमारे ये टीवी वाले हैं,
ये इंडियन फिल्मों के वो चौंधे चौंधे जो मंजर होते हैं उनको दिखाते हैं, तो शर्म इनको मगर नहीं आती। जी श्याम साहब, आज सेनेटर परवेज रशीद साहब आए थे, ये उनकी तरफ से भी एक सवाल है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जान के सवाल ऐसे करते हो कि फिर शामी साहब जो हैं वो हमारे बारे में हमें कहते हैं कि फिर हमें डांट पड़ती है शामी साहब से। को हजूर, अभी तो हम आपको प्यार से पुचकारते हैं, डांट तो हमारी आपने देखी ही नहीं है। आप कहाँ हैं हजूर? प्यार उनको आता है प्यार पर गुस्सा, और हमें गुस्से पे प्यार आता है। नासिर साहब है बहावल नगर से। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नासिर बात कर रहा हूँ, तहसील फूटाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से। हाँ जी। मैं एक थोड़ा सा मसला आपको बताना चाहता हूँ कि सर आज से 4-5 माह पहले ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पैसे लिए थे कच्ची बादियों को मालकाना हकूक देने के लिए। ठीक सर वो उसके पैसे भी हमने जमा करवाए हैं, लेकिन ये 6-7 माह हो गए अभी तक हमें पता नहीं जारी किया गया। वो कहाँ से, कहाँ का पटा? सर मकान का, यानी नहीं, कहाँ किस इलाके का? बहावल नगर, तहसील फूटाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। चलिए आपकी आवाज पहुंच गई है, हो सकता है परवेज रशीद साहब या वानी साहब सुन ले और कोई वजाहत कर दे या आपको पटा फराम कर दे। परवेज रशीद साहब बड़े इश्तियाक से ये प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा जी, मुबारक हो आपको। चलिए हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।